अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले हम आपको जाहिर है जो एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि बुशरा बीबी के रोबकारा जारी हो गए और वो तमाम तर मामला जो कल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि ना ट्रायल कोर्ट में जज साहिबान मौजूद थे और ना ही बेचारे उनको ऐसे ही मायूस लौटना पड़ा। लेकिन आज मामला जो 2.5 घंटों में होना था वो 25 मिनट में हो गया और बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया। उसके बाद वो बनी गाला तशरीफ़ ले गई। बनी गाला में कहा यही जा रहा था कि बनी गाला ही में क़याम करेंगी और ज़मान पाक वाज आल्सो नॉट एन ऑप्शन क्योंकि अभी भी केसेस ऑन गोइंग हैं। लेकिन फिर हमें पता चला कि खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी भी उनके लिए आ गई है और फिर थोड़ी देर बाद वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए रवाना हो गई और अब इतलात यही हैं कि वो अभी आराम फरमा रही हैं और वो खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला के घर पर एनेक्सी है उसमें क़याम पजीर है और अब उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप भी होगा और उनकी तबीयत के बारे में और भी चीज़ें मालूम होंगी। लेकिन ये बात कल हमें फैसल वाडा साहब ने बताई थी। क्या कहा था सुनिए। इन सब ड्रामों के तसलसल से आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है कि कल बेगम साहबा रिलीज हो जाएंगी, उनको कोई फदर केस के अंदर बंद नहीं रखा जाएगा। उसके बाद इमरान खान साहब की 25 के बाद 26-27 से मुलाकातें जेल में शुरू हो जाएंगी। अब बहनों की बेल हो जाएगी। उसके बाद ये सारा कुंबा एक जगह पे होगा, एक बहन का ग्रुप बनेगा और मैं समझता हूँ कि बहनें जो है वो मुखलिस खान साहब के साथ, बाकी तो सब बिके में कॉम्प्रोमाइज्ड है और कॉम्प्रोमाइज के तहत फिर बेगम साहबा का एक ग्रुप बनेगा। अब आप लोग कहेंगे ये प्रेडिक्शन है या डील है? ये प्रेडिक्शन है या डीलिंग इस तरह से हुई है? ये आपकी प्रेडिक्शन है या डीलिंग इस तरह से हुई है? आप इसको प्रेडिक्शन कह लें, आप इसको एनालिसिस कह लें, आप इसको व्हीलिंग डीलिंग कह लें, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, बट जो मैं आपसे कह रहा हूँ उम्मीद करता हूँ वैसी जैसे आज तक हर बात ठीक हुई है ये भी वैसी निकले। और वाडा साहब वंस अगेन स्ट्राइक्स अगेन। और आपको पता है कि कल उन्होंने इंटरव्यू में ये हमें कहा था कि ये होगा और वो सब कुछ आज हुआ है। आज वकीला की टीम को भी बानी PTI से मिलने का मौका मिला। शुएब शाहीन साहब, सलमान अकबर राजा साहब और ऑफ कोर्स फैसल चौधरी साहब भी साथ थे और ये भी कहा गया कि जैसे ही उनको बुशरा बीबी की रिहाई का मालूम हुआ तो वो बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे, बहुत रिलैक्सड हो गए। जाहिर है कि उनकी जो जोजा मोहतरमा है अगर वो बाहर आ गई हैं जेल से तो उनके लिए एक खुश आइंद खबर थी। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि व्हीलिंग डीलिंग की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो कोई डील नहीं है और अगर डील हो सकती थी तो 9 महीने जेल में ना रहती हैं। और साथ साथ हम 26वीं तरमीम जो आई है उसके बाद से एक कन्फ्यूजन बरपा है। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट जो किए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने, उसमें उनको नामजद किया और उन्होंने फिर से वही एतराज़ उठा दिया कि आपने जिस तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के हवाले से कमेटी को आपने ख़त्म किया, फिर आपने जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया, जस्टिस मुनीब अख्तर को बगैर किसी एक्सक्यूज़ के या बगैर किसी वैलिड रीज़न के आपने उनको वहाँ से फारिग किया। उसके बाद आपने ये तमाम तर चीज़ें बिल्कुल ही गैर आइनी तौर पर हुई तो ही स्टिल स्टैंड्स ऑन दैट सेम ग्राउंड और कह रहे हैं मैं मशरूत उन्होंने ये कर दिया है अपना फैसला इस बात पर कि हर चीज़ शुड गो बैक टू प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट इस तरह से फॉलो हो रहा था वैसे। बट इन एनी केस हम देख रहे हैं कि 26वीं तरमीम जितनी ही ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट है, कल वाडा साहब हमें बता रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट तो बाप के बाप ने भी नहीं बदली और बाप के बाप ने लिखी है, वो पता नहीं अब उससे क्या मुराद है। लेकिन जिसने भी लिखी है कुछ कन्फ्यूजन इसमें है, कुछ कन्फ्यूजन हमें भी नज़र आ रही है, कुछ वकीला बरादरी भी कह रही है। ऑफ कोर्स किसी को भी जस्टिस या अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने पर एतराज़ नहीं है, क्रेडिबल जज हैं। लेकिन जाहिर है आउट ऑफ टर्न प्रमोट करना और जो सीनियर मोस्ट जज का हक छीन लेना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से ही आगे चल पाएंगी। या अफरीदी साहब किस तरह से मैनेज करेंगे वो तो देखेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स ये 26वीं आईनी तरमीम का सहारा है कि बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कि हमारे पास तो नंबर पूरे थे, मौलाना फजल रहमान मानते ना मानते तो फिर क्या वही काला कानून, काला नाग, काला सांप जिसको कहा जा रहा था उसी तरह की अमेंडमेंट मंजूर होती क्योंकि नंबर उनके पूरे थे। बेंच को वो हक मिल गया जो आईनी अदालत को देना था तो ऑफकोर्स उन्होंने जो अपनी वालदा मोहतरमा का ख्वाब था वो पूरा कर दिया। ऑफकोर्स इस पर मजीद बात करेंगे। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे साथ मेहर नाजी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे और जहांगीर जदून साहब को हमारी लीगल मामलात में मदद करेंगे, कुछ समझाएंगे भी और हम कुछ समझने की कोशिश भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों शख्सियात का। मेहर नाजी साहब, क्योंकि आज आपके लिए एक अच्छी खबर है, ये होना था, ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद ही क्यों हुआ? क्योंकि अब मामला सेटल हो गया है तो थोड़ी सी रिलीफ नजर आ रही है या कुछ मतलब हवाओं का रुख तब्दील हुआ है? आपको क्या लग रहा है?
हाँ जी, बुनियादी तौर पे इसलिए इस वक्त होना था कि आईनी तरमीम से पहले एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी थी, ना खान साहब की कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें तक जाए ना बाहर आए, और एक दीवार खड़ी की गई थी ये उसी का हिस्सा था। और आपने देखा लॉयर्स की भी एक्सेस उस वक्त तक नहीं हुई जब तक ये आईनी तरमीम पास नहीं हुई, जब तक पीटीआई के बंदे तोड़ नहीं लिए गए, तो और उसी को सारे को मैनेज किया गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो नाई साहब, ये आप बात जो कर रहे हैं कि लोगों को उठाया गया, लोगों को जदोकोब किया गया, आज अख्तर मेंगल साहब के हवाले से भी इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया है और उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि वो सेनेट के पर्सनल से उन्होंने कोई बदतमीजी की, कोई इस तरह की बात। मतलब आपको लगता है कि हम इस लेवल पर आ गए हैं कि एक दिन उनके सेनेटर कुछ कहते हैं, सुबह में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शाम में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो और मेंगल साहब के हवाले से इस तरह का मुकदमा बनना आप कैसे देखते हैं इसको? अच्छा, ये देखिए मुकदमा भी बना रहे हैं पार्लियामेंट के प्रेमिसेस का, और सबने देखा वहाँ मतलब मीडिया की बहुत हैवी प्रेजेंस थी और मेंगल साहब को अंदर नहीं जाने दिया गया। हालांकि उन्होंने यही कहा कि मैं अपने खाली सेनेटर्स को देखने आया। उस प्रोसेस का तो एक तो हिस्सा नहीं बनने दिया गया, उसका उन्होंने गिला किया। बाद में उनके सेनेटर ने खुद उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी के बेटे से पहले ट्वीट कराई गई, फिर उसके बाद बयान रिट्रैक्ट कराया। तो डॉट कनेक्ट करें, आपको प्रेशर चीज़ें ऑब्वियस नज़र आती हैं। मगर देखिए ये सारा कुछ किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? मतलब जो तरमीम ला रहे हैं वो पर्पस तो सर्व ही नहीं करती, मतलब वो काउंटर प्रोडक्टिव है। और आप देख लेंगे कि महीना डेढ़ दो बाद जब आप इस चीज़ को रिव्यू करेंगे, हम पहले से भी बुरी पोजीशन में होंगे। जो बज़ाहिर कहा कि जी हम इल्स को ठीक करना चाह रहे हैं, वो बीमारियां दूर नहीं होंगी, बीमारियां और एक्यूट हो जाएंगी, जुडिशरी फर्दर डिवाइड होएगी और एंटेगनाइज तो हुई है, ये प्रॉब्लम बनेगी। और देखेंगे कि मसले के अलावा ये कुछ और तरफ चीज़ें जा रही होंगी। सही है, ठीक है। मैं शर्मिला साहबा, क्योंकि कुछ मामलात जरा जाहिर है अदालती हैं और लीगल हैं, मगर मैं आई एम गोइंग टू ट्राई एंड पुट अ लेम मैन्स पर्सपेक्टिव ऑन द टेबल। ये असल पावर किसके पास होगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास होगा, सुप्रीम कोर्ट का, या फिर आईनी बेंच के जो सरबराह होंगे उनके पास पावर होगा? ये एक्चुअल एब्सोल्यूट पावर किसके पास होगा? जी शुक्रिया सना। देखिए, मैं तो बिल्कुल ये कहूँगी कि असल पावर जो होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास होगा, जो अवाम के मुकदमात सुनेंगे, जो अवाम के सिविल और क्रिमिनल केसेस सुनेंगे, जो अपीलें डिसाइड करेंगे, जो लोगों को रिलीफ देंगे, जहाँ पर बराह रास्त आप आवाम की खिदमत कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल फॉरम। और इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूँगी कि ये हमें तासुर या ये हमें इस सोच पे जाना ही नहीं चाहिए कि कोई कंपटीशन नहीं है बिटवीन द बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देयर इज नो कंपटीशन। आईनी नौयत के मुकदमात भी उतनी अहमियत का हामिल हैं और सिविल और क्रिमिनल नौयत के मामलात भी उतनी ही अहमियत का हामिल हैं। देखिए, दुनिया के इस वक्त कोई 64 के करीब मुल्क हैं जहाँ पर अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, एंड दे एस्टैब्लिश डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो साउथ अफ्रीका है, चाहे वो यूके हो। अच्छा, वहाँ पर भी इन ममालिक के अंदर, ऑस्ट्रिया वगैरह, इन तमाम ममालिक के अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो तो एक कंसल्टेटिव और सिलेक्शन के प्रोसेस से होती है जो पार्लियामेंट करती है। वहाँ पर तो जो रिमूवल का प्रोसेस है जजेस का, वो भी पार्लियामेंट के अख्तियार के अंदर है। हमारे यहाँ तो इस वक्त अभी भी जो रिमूवल का प्रोसेस है वो जुडिशरी के पास है। यहाँ पर अगर हमने एक एवोल्यूशन के तहत, और द डेमोक्रेसी इज कमिंग ऑफ एज, पार्लियामेंट अपना अख्तियार जो है वो वापस ले रही है, एक ओवरसाइट है जजेस के ऊपर। बिकॉज पहले तो ये हो रहा था ना कि जजेस वो अपॉइंटिंग जजेस, तो ये तो वही बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर, आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है, वो इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर को चूज कर ले या इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को चूज कर ले। ऐसा तो नहीं होता ना। यहाँ पर भी ये तरीकेकार है कि आप अपोजिशन लीडर के साथ बैठते हैं और कंसल्टेशन करते हैं और एक फैसला करते हैं। तो होल एंड सोल पावर नहीं हो सकता जुडिशरी के ऊपर कि अपने लोगों को अपॉइंट कर ले। एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। वी ऑल्सो बिलीव दैट के सिर्फ सीनियोरिटी को नहीं देखना चाहिए, मेरिट को भी देखना चाहिए। और मैं अभी काफी पुराना सलमान अकरम राजा का ट्वीट आजकल सर्कुलेट कर रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि जी सिर्फ सीनियोरिटी नहीं जामिन इस बात की कि वो बंदा मेरिट पे भी उतरता है। हालांकि मैं बिल्कुल ये तासुर नहीं देना चाहती, कहना चाहती कि मंसूर अली शाह साहब जो है मेरिट पे नहीं उतरते। आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग
और हमारी तो ख्वाहिश यही थी कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने। लेकिन वोट आपने उनको नहीं दिया ना, वोट तो आपने, आप लोगों ने वोट तो नहीं दिया। ये बिलावल साहब भी यही कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब अभी भी नाम वो ले रहे हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब का ले रहे हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन का ले रहे हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब तो किसी भी बेंच में, ना आईनी बेंच में कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं, ना इधर हो रहे हैं। सो इवन दो यू कीप सेइंग कि आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है, तीनों एक जैसे हैं, लेकिन यू डोंट प्रैक्टिस द सेम थिंग। देखिए, बीइंग प्रैक्टिकल इज गोइंग विद द कंसेंसस, गोइंग विद द मेजॉरिटी। हम इस बात पे झगड़ा लेके नहीं बैठ सकते थे कि जी ये जज नहीं तो वो। हमारे लिए तीनों जज इंतहाई काबिल एहतराम है। बल्कि द अदर डे आई वाज रीडिंग द प्रोफाइल्स ऑफ दीज 3 जजेस एंड आई माई सेल्फ कुड नॉट डिटर्मिन कि इनमें से बेहतर कौन है। अगर सीनियोरिटी को एक तरफ रख दें तो तीनों एचएसओनियंस हैं, हेड बॉयज रह चुके हैं, देव हैड अ वेरी इलस्ट्रियस करियर, फिर चेंबर साथ खोला। तो इनफैक्ट आई वाज मतलब एक ये बड़ा मुश्किल फैसला होगा पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए भी कि नाम चूज करना। सो तीनों की अपनी एक आउटस्टैंडिंग एक करियर रहा है और कैपेबिलिटी है। बात यह है कि देखिए, आई थिंक हमने जुडिशरी को अनफॉर्चुनेटली मुतनाज़ा बना दिया है। कल कोई यौम तशक्कुर मना रहे हैं, कोई यौम एहतजाज मना रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, किसी को खुशी है कि काजी फायज ईसा साहब जा रहे हैं, किसी को गम है कि दूसरे याया साहब आ रहे हैं। ये गलत बात है। आप अपनी आला अदलिया का एहतराम करें, उनके एक एक जज साहिबान का एहतराम करें। अगर आपने कह दिया ये मेरा नहीं, वो तेरा नहीं है, फला नहीं, आप जजेस को खुद ही कंट्रोवर्शियल बना देंगे एंड वी कांट अफोर्ड दिस। पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ फराहम करने का वाहिद अदारा है वो अदलिया है, और अगर उसके अंदर आप डिवीजन क्रिएट करेंगे, जजेस में कंपटीशन क्रिएट करेंगे, तो ये अवाम इससे बराह रास्त मुतासर होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद एन ओपन हार्ट। लेट्स देखें, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इस वक्त 64 ममालिक ऐसे हैं जिसमें ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस के हार्ट, आई एम सॉरी, इट डजंट हैव अ हार्ट एट ऑल। लेट मी जस्ट मूव ऑन। मैं जदून साहब के पास जाती हूँ। जदून साहब, कैन यू सी द हार्ट एंड स्पिरिट इन द 26वीं तरमीम में? देयर इज नो हार्ट, देयर इज नो हार्ट। मुझे प्लीज बताइएगा, आपको लग रहा है क्योंकि एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम है ऑफ सॉर्ट्स, जिसको मुतनाज़े भी बना रहे हैं, फिर हायरार्की में भी एरियाज हैं जो अनडिफाइंड हैं, फिर पता नहीं कौन किस तरह से ये कमीशन बनेगा, 2 जजेस को बनाना नहीं है, उनको मार्जिनलाइज करना है। तो ये सब चीजों के बावजूद आपको लग रहा है कि टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं नई तरमीम के, लेकिन ये टीथिंग प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। नहीं सना, बहुत शुक्रिया। देखें, आपने सबसे पहले देखना है कि आईनी तरमीम के पीछे क्या मुहर्रिकात थे, इन्होंने क्यों आईनी तरमीम 25 तारीख से पहले की है। ये तरमीम 6 महीने पहले भी हो सकती थी और 2-4 महीने बाद में भी हो सकती थी। 18वीं तरमीम हुई है, उस पर सैर हासिल बहस हुई है, डिबेट हुई है, मतलब एक 9 महीने साल लगा है। क्योंकि देखिए, आप एक आइन को जब अमेंड कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा काम है, ये कोई आसान काम नहीं है कि आपने ड्राफ्ट जो है सेनेट के अंदर भी उस पर पेन पेंसिल लगी हुई है कि ये लगा दो, वो निकाल दो। इस तरह आइनी तरमीम नहीं होती। उसका एक देखें जिसको इम्पैक्ट कर रहा होता है उसमें। अब देखें ना, ये आइनी तरमीम आई है, जब सामने आई है, जब गजट नोटिफिकेशन हुआ, तो इसके अंदर कितनी खामियां हैं। एक एक आर्टिकल को देखें, उसको क्या वो कह रहा है, उसका मकसद क्या है। असल में जो देखें, असल बात बताता कोई नहीं है। असल बात जो है, जो करने वाले तरमीम है वो नहीं बताते। असल 25 से पहले का मकसद ये था कि मंसूर शाह को इस तरमीम के जरिए स्टॉप करना था कि ही शुड नॉट बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड दे हैव सक्सीडेड इन दैट। कि उन्होंने ये मकसद, पहला गोल जो उनका प्राइम गोल था वो ये था, दे हैव अचीव्ड इट। अब उसके बाद कि जी जो अभी दूसरा जो गोल है, दे आर गोइंग टू अचीव आफ्टर 1 वीक or 2 कि जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह बनेगा। आज पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपने देख ली है, या वो अमीनुद्दीन होगा या जस्टिस जो है वो मंदोखेल होंगे। तो देखें, अगर आपने पहले ये कह दिया कि फलाना नहीं होगा, फलाना होगा, तो व्हाट्स द यू सी द लॉजिक ऑफ द हैविंग द पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट आप रखते हैं, दूसरे मुल्कों में ही है, पर आप कैन यू कंपेयर द डेमोक्रेसी ऑफ ऑस्ट्रिया विद पाकिस्तान? कैन यू कंपेयर द डेमोक्रेसी विद एनी यूरोपियन कंट्री विद पाकिस्तान? एब्सोल्युटली नॉट। बिकॉज यहाँ पे तो डेमोक्रेसी आपकी कहाँ पे है? हाइब्रिड रजीम है, हाइब्रिड प्लस है। आप एक डंडे के पीछे चल रही हैं सारी पार्टियां। ये किस तरह की डेमोक्रेसी? रात के सुबह के 5 बजे तक कौन सी पार्लियामेंट लोगों के लिए काम किए बताएं? कोरम ही नहीं पूरा होता, वजीर जाते ही नहीं वहां पे पार्लियामेंट के अंदर। कहना तो बहुत आसान है। अब सेकंड इसकी बात के तरमीम के बाद क्या होगा? तरमीम के बाद इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा जी बैकलॉग खत्म करते हैं जी, पॉलिटिशियन के केसेस होते हैं जी, सियासी केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट सारी लग जाती है। पहली बात ये कि सियासी केसेस सुप्रीम कोर्ट में लेके जाता कौन है?
सियासतदान खुद लेके जाते हैं। ये मैं आई विटनेस हूँ, आई वॉज एडवोकेट जनरल। अतर मिल्ला ने इन लोगों के सामने हाथ जोड़े हैं कि खुदा के लिए यार ये केस हमारे पास क्यों लेके आते हो, आप पार्लियामेंट में ले जाओ। और प्रेसिडेंट अलवी ने 2 कमीशन के मेंबर ऑर्डिनेंस के जरिए अपॉइंट कर दिए। कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन, फर्स्ट स्टार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन। उसने कहा मैं इसको भी स्ट्राइक डाउन नहीं करता, मैं वापस पार्लियामेंट को भेजता हूं कि आप इनको वहां से ही वापस करके खुद अपने जो 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबर है आप खुद चुने। अब कोर्टें तो उनके साथ तावन कर रही थी, लेकिन ये अपने केस खुद लेके जाते हैं। अभी इन्होंने कहा जी बैकलॉग काम हो जाएगा। अभी आप देखेंगे जो थोड़ा सा सेंसिबल बंदा और जो आइन की समझ बोझ रखता है उसको पूछे कि मुझे एक प्रॉब्लम बता दें जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व नहीं होता। लेट्स से आपकी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो प्रॉपर्टी का आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो वो कवर करता है। अब एक गवर्नमेंट इसके 2 फुट किसी की प्रॉपर्टी नहीं ले सकती विदाउट द पब्लिक इंटरेस्ट। अब पब्लिक इंटरेस्ट अगर आपका आर्टिकल आ गया है तो कौन डिटरमिन करेगा? आज एक विरासत का केस था, उसमें उन्होंने कहा जी ये तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे जाएगा। मुसाफिरती कमीशन वाला केस भी उन्होंने कहा है आईनी बेंच में जाएगा। अब नहीं, लेट मी कंप्लीट। अब देखें एक मर्डर का केस आ रहा है, वो क्रिमिनल केस है, वो ऑर्डिनरी सुप्रीम कोर्ट जिसको बिल्कुल ऑर्डिनरी सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बना दिए वो सुनेगी। तो जब बंदा आगे कहता है जी आर्टिकल 10 का मुझे फेयर ट्रायल नहीं मिला, तो वो तो फंडामेंटल राइट में आता है। तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट के अच्छा आप 20 साल इधर लग गए हैं, अब 10 साल आपके आईनी बेंच पे लगो। मैं आपको मेरी बात अब रिकॉर्ड पे ले लें। मैंने कल यही सवाल राणा साहब से भी किया था, बिल्कुल यही सवाल किया था कि मैं कत्ल कर दूं और फिर मैं कहूं मुझे फेयर ट्रायल नहीं मिला, 10A के खिलाफ वर्जी हुई है, तो फिर ये भी आईनी कोर्ट सुनेगी। नहीं देखिए सिर्फ ये नहीं है, हर चीज ही किसी आर्टिकल से कनेक्टेड है। हाँ, सोच समझ के तरमीम नहीं हुई है, इसके अंदर बेशुमार खामी है। अब उसके बाद देखें दूसरी बात है, अब एक SRO निकलता है टैक्स का। टैक्स देखें विदाउट लेजिस्लेशन टैक्सेशन नहीं हो सकती। एक SRO FBR निकालता है, वो अगर प्राइमरी लॉ के अमेरिका के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, ठीक है, तो मैं किधर जाऊंगा? मैं पहले टैक्स ट्रिब्यूनल पे जाऊंगा, फिर हाईकोर्ट में जाऊंगा, फिर मैं जाके सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, फिर मैं जाके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाऊंगा। तो इन्होंने इसको इतना गलत बना दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ने टोटली अंडरमाइन कर दी है इस अमेंडमेंट ने। बिकॉज कि जिसकी गवर्नमेंट आएगी उसी के पास चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने की पावर होगी। हम ये नहीं चाहते कि पार्लियामेंट ओवरसाइड ना हो। पार्लियामेंट को आप पहले सॉवरेन बनाए। पार्लियामेंट से आप लोगों को उठा रहे हैं, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। कोई पार्लियामेंट की कोई उठा लेता है, कोई भी FIA उठा ले, पुलिस उठा ले, पार्लियामेंट को तो पूछने वाला कोई नहीं है। आज MNA के सेंटर की क्या इज्जत है, अब मुझे बताएं। मैं न्याजी साहब आप जरा काफी देर से खामोश है, मैं न्याजी साहब को इंक्लूड कर दूंगी। मैं न्याजी साहब सारा इल्जाम PTI पे धर दिया उन्होंने। मंसूर अली शाह साहब को मुतनाज़े आपने बनाया, आप ना कहते उनके बारे में ऐसी कोई बात तो फिर ऐसा हो सकता था कि वही बनते। आपने क्यों मुतनाज़े बना दिया उनको? नहीं, मुतनाज़े हमने नहीं बनाया, मुतनाज़े है उस फैसले ने बनाया है जो इन्हें पसंद नहीं आया, जो बेसिकली रिजर्व सीट वाला फैसला था। वो रिजर्व सीट वाले फैसले ने जो है ना इनके कान खड़े किए। वरना तो देखें जितना अब इलेक्शंस का पंजाब के इलेक्शन वाला केस देख लें, KPK के इलेक्शन वाला, तो मंसूर अली शाह साहब तो हमारे खिलाफ फैसले देते रहे, हमने तो कभी नहीं ऐसी कोई बात की। मगर मसला ये इन्हें ये चीज़ का इशू हुआ रिजर्व सीट का, और दूसरा इलेक्टोरल ऑडिट का जो इनके खुद वजीर साहब ने जो है ना बात डिफरेंट जगहों पे कोट की, उस वजह से ये सारा प्रॉब्लम बना। इन्हें नजर आ गया कि जी वो शुरू हो गया। हालांकि देखें कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में भी जो कुछ होना है वो उसी तरह से होगा। देखें अगर इलेक्शंस का मैटर है तो वो इलेक्शन पिटीशंस ऑलरेडी पेंडिंग है, वो इलेक्शन पिटीशन चलेंगी, अपनी लॉजिकल एंड पे पहुंच जाएंगी, मैंडेट का क्वेश्चन डिसाइड हो जाएगा। मगर इन्हें ऐसा बड़ा खतरा लाक हुआ कि शायद स्ट्रिंगल स्ट्रोक ऑफ अ पेन से एक ऐसा बड़ा फैसला आ जाएगा कि जो आज इनकी अद्दी तादाद है वो यकसर बदल जाएगी, जिस वजह से ये सारा किया और हरिडली किया। और उस वजह से देखें कि इन्होंने इतना ही अजीब कर दिया है कि हर चीज़ में इंटरफेरेंस एग्जेक्टिव की बना दी है, जो कि हो ही नहीं सकता। कि अदलिया एक अलहदा पिलर ऑफ द स्टेट है, आप रिकग्नाइज ही नहीं करें। जैसा आप कह रहे हैं पार्लियामान की इज्जत है, पार्लियामान का बिल्कुल इख्तियार है, वो अमेंडमेंट ला सकती है, लेजिस्लेशन कर सकती है, मगर पार्लियामान के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अंडरमाइन करे। नहीं, लेकिन उमैर न्याजी साहब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मतलब जैसे मैं आज एक आर्टिकल भी पढ़ी थी, उसमें भी था कि रजिस्ट्रार 1 होंगे कि 2 होंगे, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का होगा, एक अलग रजिस्ट्रार आईनी कोर्ट का होगा। मतलब ये मामलात जो हैं ये मतलब एक एपेक्स कोर्ट आपकी थी, आपने उसमें एक डिवीजन क्रिएट तो कर दिया है, लेकिन ये अब इसको किस तरह से आप देख रहे हैं आगे चलते हुए? कोई 27वीं तरमीम का हम बहुत सुन रहे हैं, अब 27वीं भी आएगी, 28वीं भी आएगी, तरमीम पे तरमीम और तरक्की पे तरक्की।
तरमीम देखिए, तरमीम से पहले सिस्टम जो जैसा मैं पहले कह रहा था कोलैप्स की तरफ चला जाएगा, लेकिन इन्होंने किया ही नहीं ना। देखें, रिट जुरिस्डिक्शन है, हाई कोर्ट का देख लें, इन्होंने बेंचेस बना दिए, ठीक है, केसेस चले लगेंगे। अब जिस वकील ने नहीं आर्ग्यू करना केस, वो कहेगा ये बनता ही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर ही नहीं है, इसे तो दूसरी तरफ जाना चाहिए था। अब कोर्ट पहले जुरिस्डिक्शन डिसाइड करेगी। चले कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन डिसाइड कर ली, वो कहते हैं जी आईनी बेंच का ही ये केस बनता है, तो उसकी अपील फिर किधर जाएगी? जो दूसरी एग्रीव पार्टी है। फिर हमारे जो लॉ में इंट्रा कोर्ट अपील का कॉन्सेप्ट है, रिट जुरिस्डिक्शन के अगेंस्ट आप लाहौर में जो पंजाब में आईसीए में जाते हैं, लॉ रिफॉर्म एक्ट कहता है। अब जब बेंच 2 बंदों का, 3 बंदों का, 5 बंदों का डिसाइड कर रहा होगा, तो आईसीए का तो फोरम ही खत्म हो रहा है, उस चीज को किसी ने देखा नहीं। तो इस तरह के मल्टीपल से प्रॉब्लम है। और एक जो सबसे गहरी बात देखें, जजेस मेरा या किसी का नहीं होता, जज होता है। हमने प्रोविंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट इस तरमीम में भी घुसा दिया है, 26वीं आईनी तरमीम में, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। आपने उसमें लिखा है कि जिस हद तक हो सके हर सूबे की नुमाइंदगी होगी बेंच में। अब मतलब जस्टिस भी डिस्पेंस होगा क्या सूबों की बुनियाद पे? मतलब ये बड़ी एक खतरनाक बात है। ये बात ठीक है। मैं शर्मिला साहबा, ये एक जरा जवाब अगर इसका दे दें आप, कि ये मामला जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि तो ठीक है 26वीं तरमीम आ गई और ये सब कुछ हो गया, लेकिन मंसूर अली शाह साहब अभी भी किसी भी बेंच में कॉन्स्टिट्यूट जो होता है उसमें नहीं बैठ रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट आप लोगों ने बिल्कुल ही अलग से तौर पे उसको प्रोमलगेट कर दिया विद प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, तो उसको सॉरी आप लोगों ने बिल्कुल ही उसको नल अवॉइड कर दिया। तो उनकी शर्त यही है कि उसको दोबारा से बहाल किया जाए, वही तरीकाकार के 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो ये फैसले कर सकें। आप समझती हैं कि इस पर कोई आप लोग मतलब ले सकते हैं वापस अपना प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस या नहीं? सना, आई डोंट नो व्हाई हर चीज को इतना कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है और पर्सन स्पेसिफिक बनाया जा रहा है कि जी ये इस तरह क्योंकि है शर्मिला, क्योंकि है वी शुड नहीं, अनफॉर्चुनेटली बना दिया गया है ना। अगर आप मैं तो नहीं ले रही ना नाम, मैं तो नाम नहीं ले रही ना, तो ले रहे हैं वो आपके बिलावल भुट्टो साहब ले रहे हैं ना, मैं तो नहीं ले रही। देखिए, अगर हम चंद एक जजेस को एक तरफ रख के उनका नाम लिए बगैर हम इस अमेंडमेंट को देखें, तो इस अमेंडमेंट में मुझे नहीं समझ आता कि क्या बुराई है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर अगर पार्लियामेंट ये इख्तियार लेती है कि वो जजेस की अपॉइंटमेंट करे थ्रू अ कंसल्टेटिव प्रोसेस, सो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? ये सिर्फ पाकिस्तान में कोई नायाब चीज नहीं हो गई, ये दुनिया के कई ममालिक के अंदर हो रहा है। सो क्या उन तमाम ममालिक ने अदलिया की आजादी पे हमला कर दिया है या उनके ऊपर किसी किस्म की कदगन लगा दी है? आई यू ट्राइंग टू टेल मी कि ये जो रेटोरिक क्रिएट किया गया है पीटीआई और दीगर की तरफ से, ये इसलिए, अच्छा इनको तो देखें वो जज पसंद है जो उनको ये कहें गुड टू सी यू और जो इनके हक में फैसले दें। बात ये है कि यही अदलिया है। हमने तो उन जजेस के सामने भी सर नगू किया जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी लगा दी। हमने उन जजेस के सामने भी सर नगू किया जिसने आमिर के आमिराना दौर को वैलिडेशन दी है। हमने उन जजेस के सामने भी सर नगू किया जिन्होंने डैम बनाने की कोशिश की, जो कि उनका काम नहीं था। तो क्या उस वक्त वो पार्लियामान के एग्जीक्यूटिव के डोमेन में ट्रांसग्रेस नहीं कर रहे थे? देखिए, ये क्या उस वक्त जब एक आमिर जिसने आइन शिकनी की उसके रूल को वैलिडेट करती सुप्रीम कोर्ट को, क्या वो जज भी आर्टिकल 6 का मुरत्तब नहीं है? अगर आपने अबेट भी किया किसी को आइन शिकनी करने में, तो आपके ऊपर भी आर्टिकल 6 रखना चाहिए ना। बात तो करें ना खुल के, ये तो कहें कि अदलिया ने ऐसे गलत फैसले किए हैं पाकिस्तान की तारीख में जिससे पाकिस्तान के वजूद को नुकसान पहुंचाए। व्हाई डोंट वी से दैट? व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट इट? इट इज अनफॉर्चुनेट। बात यह है कि इस वक्त भी one person is not the end all and be all. I have the greatest of regard for Justice Mansoor Ali Shah साहब, लेकिन he is not the end all and be all. एक दिन उन्होंने भी रिटायर होके घर चले जाना है, फिर हम शायद किसी फिक्रे में उनका नाम ले रहे होंगे। देखिए, इस मुल्क के अंदर इस अमेंडमेंट में ये भी है कि जजेस की उम्र जो है तैनाती की वो 40 साल कर दी। ये भी तो अप्रिशिएट करें कि मोर यंगर एनर्जेटिक पीपल, उनका आपने रास्ता भी खोला है जुडिशरी में आने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप अगर एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको शायद अच्छी भी लगे। अगर आपका सारा डिस्कशन का दारोमदार ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह कहाँ बैठेंगे, इस बेंच में बैठेंगे, उस बेंच में बैठेंगे,
गेट आउट ऑफ दिस फ्रेम ऑफ माइंड। 26वीं तरमीम के बाद 184(3 तो बहाल कर दें, वो अपना काम करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट तो बहाल कर दें ना, ये मैं कह रही हूँ कि वो बहाल कर दें तो मसला खत्म हो जाएगा, उनको किसी बेंच पे तो बैठने दें। सना मेरी बात सुने। लेट मी टेल यू वन थिंग, इस मुल्क में एक मजाक बन गया था सू मोटो, जब से चौधरी इफ्तिखार साहब आए थे, दिन में 4 सू मोटो होते थे। इस मुल्क की पूरी ब्यूरोक्रेसी ने काम छोड़ दिया था। सुबह से लेकर शाम तक आईजी वहां बैठा रहता था, ब्यूरोक्रेट्स वहां बैठे रहते थे, प्राइम मिनिस्टर को 30 सेकंड की सजा पे डिस्क्वालीफाई कर दिया। इस तरह नहीं चलते मामलात। यू कैन नॉट डिस्क्वालीफाई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ओवर सम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपने ट्रांसग्रेस किया, आप फैसले ले रहे थे, यहाँ ये अपॉइंट होगा, वहां वो एमडी लगेगा, वहां वो चेयरमैन लगेगा, ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है जी। उस वक्त जब ये हो रहा था तो आप में से तो किसी ने बैठ के एतराज नहीं किया कि अदलिया जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर हावी हो रही है, किसी ने नहीं किया, तो खुश हो रहे थे, तालियां बज रही थी, शादियाने बज रही थी, मिठाइयां बट रही थी। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट डिसमिस होती थी तो ऑपोजिशन की जमात में मिठाइयां मेमो गेट याद होगा आपको, जहाज साहब का, हुसैन हक्कानी साहब की कुर्बानी दी, वो पाशा साहब का माइंड था जो पूरा ये बना। उसके बाद अदालतों में नवाज शरीफ साहब भी गए आपके खिलाफ, उसके बाद हम सबको पता है क्या हुआ। वो सब कुछ अदलिया ही कर रही थी या आप लोग करवा रहे थे या कोई और करवा रहा था ना? मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि अदलिया इज नॉट द ओनली पर्सन टू ब्लेम। जो भी कर रहे थे, जो भी करवा रहा था, जिसने भी किया, सही नहीं हुआ ना। और आज हम क्रेडिट दे रहे हैं फैजाबाद धरना केस का। बिलावल साहब हर स्पीच में कहते हैं कि देखिए कितने काबिल जज हैं हमारे फाइज ईसा साहब, कितने क्रेडिबल जज हैं, कितने हिम्मत है उनमें, कितनी हिम्मत है कि उन्होंने फैजाबाद धरना केस लिया। और आपकी हुकूमत ने मालिक के साथ उसको क्या किया? आपने फैज हमीद को आपके ख्याल से ना शर्मिला, आपकी हुकूमत कोalition पार्टनर जो भी है, आपके ख्याल से जो ठीक है, आपके ख्याल से जो रेफरेंस गया था जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से, वो सही था? जो नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं था। आज तक वो मिस्ट्री नहीं सॉल्व हुई कि वो किसने गलती की थी। फरोग नसीम ने की थी। फरोग नसीम साहब ने तो कह दिया कि नहीं, उनको तो खान साहब ने बुलाया था, खान साहब ने कह दिया। देखिए हमारे यहाँ अदलिया को ये मौके दिए गए, ये मौके फराहम किए गए कि वो एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट फराहम किए गए। मुझे एतराज है, लेकिन मुझे वक्फा लेना है शर्मिला। अब फराहम किए गए मुझे एतराज है। I think we all are responsible some way or the other, and the judiciary itself is responsible. But only looking at one aspect of the Charter of Democracy and then doing it without any thought is a problem. Let me just take a break and we'll come back to you. एंड वेलकम बैक। उमैर न्याई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जहांगीर जदून साहब मौजूद हैं, शर्मिला फारूकी साहब मौजूद हैं। उमैर न्याई साहब, वेरी क्विकली अगर आप मुझे बता सकें कि एक तो इंतजार पंजोता साहब के बारे में कोई अपडेट आपको है, अभी तक उनका कुछ इल्म हुआ है कि वो कहाँ हैं? और दूसरा ये भी कि आप अभी भी अपनी ऑपोजिशन को इसी तरह से करेंगे आप इस तरमीम में, क्योंकि जैसे जुडिशल कमीशन बननी है जिसके तहत आईनी बेंच बननी है, उसमें एक सेनेटर ऑपोजिशन का होना है, एक पार्लियामेंट से होना है, एक नेशनल असेंबली से। सो आप उसमें भी नहीं जाएंगे, नहीं हिस्सा बनेंगे उसका? अच्छा देखिए, एक तो जो आपने इंतज़ार के हवाले से कहा, जो बड़ा अफसोसनाक है कि अभी तक कोई जो है ना नहीं पता चल रहा, ठीक है ना। पूरी स्टेट मशीनरी डिनाइल के मोड में है। हालांकि क्या है, अगर स्टेट रिसोर्सेज पूरे इस्तेमाल करें, जियो फेंसिंग करें, बंदा ट्रेस करना इशू नहीं है, मगर मसला ये है कि हम बंदों का फॉलो अप नहीं करते। बंदे इसी तरह आ जाते हैं, पता होता है किधर होते हैं, मगर उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं होता। अदालत बस इसी चीज़ पे होती है क्योंकि बंदा आ गया, बस जी पिटिशन डिस्पोज ऑफ। हालांकि रूट कॉज तक जाएं, खाली कुछ ना करें, खाली कॉस्ट ही अदालतें इन चीज़ों में इम्पोज करने लग जाए ना, तो आप देखें मामलात बदल जाएंगे। कोई लोगों के सिविल राइट्स इस तरह से इन्फ्रिंज नहीं करेगा। दूसरा आपने क्या सवाल किया था जी? मैंने अब मैं भूल गई हूँ। नहीं, हाँ जी, मैंने कहा था आप लोग हिस्सा बनेंगे अब प्रोसेस का, क्योंकि अभी भी नेशनल असेंबली से एक मेंबर ने बैठना है जुडिशल कमीशन में। अच्छा देखिए, सेनेट से बिल्कुल। अब देखें, जुडिशल कमीशन में अगर जुडिशरी के नहीं बैठते उहदेदारान, ठीक है, अभी आपने मंसूर अली शाह साहब का लेटर देख लिया, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली कमेटी में नहीं बैठ रहे थे, आगे वो इसमें भी ना बैठे
ठीक है, तो चीज़ें आपको खुद नज़र आ जानी चाहिए, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। तो तहरीक इंसाफ का तो किसी सूरत बैठना बनता ही नहीं है कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का लीगली स्टेटस डिटर्मिन नहीं हो जाता, क्योंकि चैलेंज तो होना है। ठीक है, इसको फिल फोर डिसाइड हो जाए, अगर सस्टेन करती है कॉन्स्टिट्यूशनल टच स्टोन पे तो ठीक है, तहरीक इंसाफ हिस्सा बन जाएगी। अगर सस्टेन नहीं करती तो अदर वे राउंड। ठीक है, ओके। मैं जदून साहब, इफ यू कुड जस्ट क्विकली ऐड कि आपको क्या कॉन्ट्रडिक्शन है मेजर जो नजर आती है इसमें, जिसमें शर्मिला से हम पूछ सकें कि उसमें कुछ हमें क्लैरिटी दे सकें। यस के आईनी तरमीम में। जी जी सर, 26वीं तरमीम में देखिए 26 तरमीम में बहुत ज्यादा इसमें एम्बिग्यूटी है। लेट्स से कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हेड जो है उसका और आपस में चीफ जस्टिस का कोई नहीं बनती, तो वो उसको कोर्टे ट्रांसफर करता है कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो देखें शर्मिला ने कहा चीफ जस्टिस के पास रहेगी, तो अगर चीफ जस्टिस के पास उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है तो वो उसको एक को कोर्टे दूसरे को कराची ट्रांसफर करता है, दूसरे अपने रेगुलर बेंच के साथ, तो फिर क्या होगा। अगर आज कोलिशन गवर्नमेंट है और जो डोरियां लाते हैं वो एक पार्टी की डोरी लाते हैं कि आप मुझे इस बंदे को जज अपॉइंट नहीं करना है, वो जाके पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं बैठती कोलिशन गवर्नमेंट, तो उसका आगे हाल क्या दिया है कि फिर क्या होगा। क्या वो फिर इंटरम चीफ जस्टिस होगा, नहीं कोई बनेगा, सुप्रीम कोर्ट बगैर चीफ जस्टिस की चलेगी, क्या हाल होगा। देखिए मेरी एक बात सुने, ये पार्लियामेंट्री जो ओवरसाइट है ना, इसका मैं आई विटनेस हूँ। जब भी पहले इन्होंने 18वीं तरमीम में बनाई थी तो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट से ये मामला उठा था, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास पावर थी। अब जब शौकत सिद्दीकी साहब ने इनके एक सखी भट्ट साहब होते हैं पीपल्स पार्टी के, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी उनकी सीडीए के अंदर, तो उन नूरुल्लाह कुरैशी ने भी केस किया, तो आसिफ जरदारी साहब ने उनकी अपॉइंटमेंट रोक ली। तो देखें ना, इस तरह जब आप काम करेंगे, उन्होंने कहा जी ये इन्होंने इस तरह के डिसीजन लिए, उन्होंने अपॉइंटमेंट रोक ली। जब उन्होंने अपॉइंटमेंट रोक ली तो इफ्तिखार चौधरी गालिबन थे, उनकी कोर्ट में चले गए कि जी ये अपने जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इसकी इंटेंशन ही ठीक नहीं थी, इसके अंदर ये रीजनिंग थी, तो इस वजह से फिर उनका रोल खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जी अपने पास। अब देखें ना, आप अपनी इंटेंशन को ठीक करें तो पार्लियामेंट के साथ तो किसी का झगड़ा नहीं है, पार्लियामेंट तो लोग इलेक्ट के आपको भेजते हैं, आप हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, लोगों के लिए रिस्पेक्टेबल है, लेकिन आप अपनी रिस्पेक्ट तो करना सीखे ना उधर जाके। अब आप देखें ना, पार्लियामेंट कमेटी को स्ट्रांग बनाए। अभी देखें ना, मिसाल के तौर पर MQM है, आपको पता है MQM किसके कहने पर चलती है, सारी दुनिया को पता है। तो MQM को एक बंदा झंडी दिखाता है, आपने एक कमेटी में जज की फेवर में वोट नहीं देनी, खत्म काम, बस फिर क्या होगा। तो जो पावर जिनके पास आपने दे दी है इनके हाथ में, वो तो फिर अपनी मर्जी से सारी जुडिशरी को चलाएंगे, अभी चला भी रहे हो, फिर आइंदा भी चलाएंगे। आर्टिकल 9A से आपको खुशी नहीं हुई कि आपको साफ क्लीन एनवायरनमेंट फराहम किया जाएगा, बाकी कुछ मिले ना मिले? देखिए इसमें नहीं देखिए, तरमीम भी हो सकती है, पार्लियामेंट का अख्तियार भी है, डिबेट के जरिए इसके अंदर जो खराबियां थी खत्म हो जाती है। देखे ना, अब इन्होंने कट पेस्ट कर दिया, पहले फेडरल कोर्ट बनाई थी, जब इन्होंने अचानक आज फेडरल कोर्ट नहीं बन सकती तो उसी फेडरल कोर्ट की जगह जो है इन्होंने कंप्यूटर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लिख दिया है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो है 5 मेंबर बेंच की अपील कहाँ पे आई, सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, तो फिर आपने वो कर दिया, वॉइड कर दिया। वो किस तरह वॉइड हो गया? उसको अगर पार्लियामेंट ने रिपील किया है, किसने, अभी आपने ऑर्डिनेंस निकाला है, वो ऑर्डिनेंस लैप्स होगा तो वाटर जो एक्ट है वो रिस्टोर हो जाएगा। अब एक्ट में तो लिखा हुआ IC है, तो IC पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही कहाँ पे होगी? तो ये देखे ना, इसमें बड़े प्रॉब्लम। फिर इसमें आपने एक बेंच कहता है ये कॉन्स्टिट्यूशन मसला है, दूसरा कहता है ये नहीं है, हु विल डिसाइड दैट। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या रोल अदा कर सकते हैं आईनी कोर्ट में? चीफ देखिए जो इनकी इंटेंशन है, चीफ जस्टिस तो इन्होंने बना दिया है ये अफरीदी को, लेकिन उसकी पावर इन्होंने बिल्कुल क्लिप कर देनी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लोग होंगे पावर उनकी होगी, और वो पावर किसी की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। वो मेरिट पे मेरे ख्याल में, ये मैं आपको थर्टिकली नहीं कह रहा हूँ, ये मैं क्योंकि मेरा सुप्रीम कोर्ट का भी 15 साल एक्सपीरियंस है, तो ये मैं आपको थर्टिकली नहीं कह रहा हूँ। आपको हम नहीं कहते कि जुडिशरी बड़े साफ काम कर रही है, बिल्कुल साकिब नसार ने भी गलत काम की है, उमरता बंदयाल ने भी की है, सारे करते रहे, लेकिन देखा ना ओवरऑल आपकी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन नहीं किया उन्होंने। तो जब ये PDM की जो इन्होंने असेंबली कासिम सूरी का ऑर्डर किसने रिस्टोर किया था? उमरता बंदयाल ने रिस्टोर किया। उन्होंने कहा इसका ऑर्डर गलत है, वर्ड है, ये पार्लियामेंट को रिस्टोर किसने किया था? तो फिर PTI वालों ने उन 5 जजों के फोटो लगा के लंदन में जूते मारते रहे गाड़ियों के अंदर, उनके फोटो लगा के। तो जिस पार्टी के खिलाफ भी फैसला आएगा वो पार्टी इस जज को नहीं मानेगी।
मुद्दा है 26वीं आईनी तरमीम का, और वही है कि इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे वो क्लियर हैं, लेकिन इसको करवाने में किस तरह से मौलाना फजल रहमान के बगैर वोट्स पूरे थे, ये भी एक मुअम्मा है। और ये भी एक मुअम्मा है कि ये इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ ये लिटिगेशन मज़ीद बढ़ नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। हमने जो असल चीज़ थी आईनी कोड बनाने की उसी को ख़त्म नहीं कर दिया। ये सारे सवालात हैं, हम आपके सामने सवालात ही छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास भी सवाल ही सवाल हैं। आप हैव अ गुड वीकेंड, वी विल सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।